नमस्कार सत्यम जी। आज का जो इंटरव्यू जो होने जा रहा है वो आपसे कई तीखे सवाल भी होंगे और कई तरह की सत्याग्रह से रिलेटेड सच्चाइयों को जानने का प्रयास करेंगे और अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो एक छात्र नेता हैं दिलीप सर, उन्होंने आज कल में मीडिया पर एक्टिव हुए हैं और कई तरह के सवाल उठाए हैं। आप हो सकता है आप देखे होंगे, तो उनके जो बहुत सारे वक्तव्य हैं उन पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये आज का वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं काफ़ी पहले से बनाना चाह रहा था इस बात पे वीडियो, लेकिन क्या है कि आंदोलन लगातार चल रहा था और आंदोलन में किसी बात पे बोलना री एग्ज़ाम के अलावा वो आंदोलन का जो शुचिता है, आंदोलन की जो पवित्रता है, उसको प्रभावित करती। पर लगातार आंदोलन पे सवाल उठना, आंदोलन पे लगातार चीज़ों को कहना, तो ये बहुत ज़रूरी है अभी ये वीडियो बनाना। मैं उस तरीके की चीज़ों में बहस में पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन बातचीत ज़रूरी है, एक संवाद ज़रूरी है, एक संदेश ज़रूरी है पहुंचना। इसलिए आज आंदोलन के पहले दिन से अभी तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या बातें हुई हैं, मैं उसको आज कंक्लूड करूंगा। और आज के बाद मैं कोशिश यही करूंगा कि आंदोलन पे वीडियो ना बनाना पड़े और आगे की बातें हों। तो सबसे पहले उनका जो आरोप था सर का, दिलीप सर का, कि उन्होंने बोला कि उनको प्रथम दिन से आंदोलन में जब वो हिस्सा रहे तो उनको भगा दिया गया। तो क्या इसमें सच्चाई है उनके आरोप में? देखिए, वो लगातार 10-12 छात्रों का नाम ले रहे हैं। वो नाम नहीं ले रहे, 10-12 छात्र कह रहे हैं, तो उसमें मैं एक शामिल हूँ। इसलिए मैं चाहता था कि मैं सामने आके बात रखूं, क्योंकि ये पूरी तरीके से आंदोलन की पवित्रता की बात है। हुआ यूं कि मैं पहले दिन जब देखा कि आंदोलन का मोमेंट बन रहा था, मैं शुरुआत समय में आंदोलन को मोमेंट बनते जब देखा, पहले दिन जब आह्वान हुआ कि आंदोलन में आना है, मैं तिरंगा निकाला, तिरंगा लिया और आंदोलन के लिए चला गया। इसके अलावा और कुछ नहीं सोचा था। कितना लंबा आंदोलन खिंचाएगा, कैसे आंदोलन चलेगा, कुछ भी नहीं सोचा था। बस ये जानता था कि ये गलत हो रहा है। बीपीएससी जिस तरीके से मिस मैनेजमेंट की थी, तो ये साफ साफ लग रहा था कि ये गलत है और इसको सह नहीं सकते, क्योंकि मन में एक कुंठा हमेशा बनी रह जाएगी कि गलत हुआ और हमने आवाज़ नहीं उठाई। तो मैं आंदोलन में पहले दिन से ही सुबह सुबह जब 10-15 बच्चे हम लोग इकट्ठा हुए थे, उस समय रोहित सर थे, तो हम लोग आंदोलन स्टार्ट किया। 15 आंदोलन धीरे धीरे जब पीक पे चढ़ा तो दिलीप भाई भी आए उसमें। और दिलीप भाई थे, ऐसा नहीं कि आंदोलन में वो पहले से नहीं जुड़े थे, पहले से भी वो जुड़े हुए थे। उसके बाद लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि सब कुछ हो जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो घटना घटा था, नॉर्मलाइजेशन पे जो विवाद हुआ, वो क्या हुआ कि शाम तक उसका फैसला आ गया था। तो हमारे दिमाग में एक ये बात थी कि हो सकता है कि आज शाम तक ही आ जाए बीपीएससी की तरफ से, या कल से लेके परसों तक इसका फैसला आ जाएगा। यही सोच के गए थे, लेकिन मैं अपनी टीम से कह चुका था कि मैं पहले दिन से भूख हड़ताल पर बैठूंगा, ताकि सरकार जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन ले और आंदोलन लंबा नहीं खींचे। क्योंकि क्या होता है कि जब आंदोलन लंबा खींचता है तो सब लय टूटता है पढ़ाई का। और आप देखे होंगे कि जब भी आपको पढ़ने का है, आपका लय जब टूटेगा तो काफ़ी मुश्किल होता है फिर से स्टार्ट करना। तो यही चाहता था। दिलीप भाई भी उस समय आए, आंदोलन में जुड़े, पहले से थे भी। तो लगातार जो न्यूज़ चैनल चल रहा था, न्यूज़ में लगातार जो कमेंट आ रहे थे, सब जगह लगातार कमेंट आ रहा था कि मतलब वो जो सर हैं उनको बुलाइए और सर को बुलाइए, सर के बिना आए आंदोलन सफल नहीं होगा। हम लोग भी लगातार, सब लोग जितने सत्याग्रही थे, सब लोग लगातार मैसेज को पढ़ रहे थे। फिर हम लोग आपस में डिस्कशन किए कि सर को किसी भी तरीके से बुलाया जाए। उसके पीछे का मेन रीज़न ये था कि सर के पास
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा है। और वो सर, क्योंकि लोग हमें नहीं जानते हैं ज़्यादा, लोग सर को जानते हैं। तो अगर सर किसी बात पे कोई ऑथेंटिक बात कहते हैं कि हाँ आंदोलन सही है, आंदोलन में चलना चाहिए, तो उनसे जुड़े जितने स्टूडेंट हैं वो उस बात से एग्री करते हैं और वो आते हैं। और वही सारे लगातार हर न्यूज़ में हर जगह कमेंट कर रहे थे कि सर को बुलाइए, सर के आने से आंदोलन आप लोग का सफल हो जाएगा। तो आंदोलन तो मेरा व्यक्तिगत था नहीं, हम लोग ने आपस में निर्णय लिया कि सर को बुलाया जाए। तो सर से लोग गए बात करने के लिए। तो सर से जब बात करने गए तो उसके पहले बहुत सारी घटनाएं घट चुकी थी। दिलीप भाई पर्सनल अटैक कर चुके थे सर पे कि सर है जो कोचिंग माफिया हैं, सर उनके पास अपना, दिलीप भाई के पास सबूत होगा, है ना, मुझे नहीं पता। तो दिलीप भाई ने इस तरीके की बातें उनके बारे में कह चुके थे। तो उनका सर का कहना था कि वो व्यक्ति है वहाँ पे तो हम आंदोलन में कैसे आएंगे, हम लोग धर्म संकट में पड़े। मतलब आपके तरफ से किसी भी प्रकार का या आप लोग के ग्रुप के तरफ से उनको भगाने का काम नहीं किया गया? नहीं, इस पे आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इसीलिए मैं एकदम, आज वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा और इसके बाद मैं चाहूँगा कि ये वीडियो ना बने। मैं चाहूँगा कि ये आज कंक्लूड हो जाए सारी बातें। आंदोलन में लिटरली में अंदर हो क्या रहा था ये सबको जानने का हक है, क्योंकि सब ने अपना पूरा सब कुछ न्यौछावर किया। तो हुआ कि सर की तरफ से ये आया कि अब वहाँ पे वो है तो हम कैसे आएंगे आंदोलन में, क्योंकि दोनों में वो थोड़ा सा हो गया था, व्यक्तिगत मामला हो गया दोनों में। और हम लोग धर्म संकट में फंस गए कि आखिरकार हम लोग करें क्या, क्योंकि फाइनल हमें री एग्ज़ाम लेना है। हमें उन दोनों की लड़ाई से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को री एग्ज़ाम लेना है। और ये बात क्लियर कर दूं, दोनों हमारे लिए सम्माननीय हैं, दिलीप भाई भी और सर भी। तो हम लोगों ने दिलीप भाई को कहा, दिलीप भाई वहाँ मौजूद थे, तो हम लोग सबका आपस में डिस्कशन होने के बाद मैं खुद गया था, मैं खुद उनसे कहा। और कैसे कहा, ऐसे हाथ जोड़ के कहा, आप दिलीप भाई से पूछिएगा। इस तरीके से हाथ जोड़ के मैंने उनसे कहा कि जो इस तरीके की बातें हैं, जो आप पहले से आंदोलन करते आए हैं दिलीप भैया, उनको इसी तरीके से बोला कि आप पहले से आंदोलन करते आए हैं दिलीप भैया, आपके योगदान को कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता है, कभी भी नहीं नकार सकता है। नॉर्मलाइजेशन केस में भी आपको अलग से करके मारा गया, आप पे केस भी किया गया। तो आप अगर यहाँ से चले जाइएगा तो हम लोग का हानि होगा, क्योंकि आपसे भी छात्र जुड़े हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अभी आप लोग अपनी लड़ाई को, जो पर्सनल अटैक हो गया, उसको थोड़ा सा साइड करके री एग्ज़ाम के मुद्दे को सिर्फ री एग्ज़ाम का बात किया जाए और किसी पे भी अटैक ना किया जाए। बाकी जो बातें हों, तो दिलीप भाई ने कहा कि जो व्यक्ति इस चीज़ में शामिल है, इन सारी घटनाओं में, जिसके टेस्ट पेपर से क्वेश्चन लड़ रहा है इतना सारा, और आप लोग हैं जो सब उसको बुला रहे हैं। हम लोग वाकई धर्म संकट में थे कि करे तो करे क्या। और मैं तो आंदोलन में इतना व्यस्त था कि वो क्वेश्चन वाली बात मेरे को पता नहीं थी, मेरे को दिलीप भाई से पता चले। मैं तुरंत वहाँ से निकल के 5 मिनट में इन चीज़ों को पता किया कि बात सही थी। तो फिर मैं दिलीप भाई को बोला कि फिर भी आपको इसको साइड करना होगा, इस चीज़ को, और आप भी यहीं रहिए और सर को भी आने दीजिए, और इससे हमारे आंदोलन को मजबूती मिलेगा। तो दिलीप भाई इस बात के बिल्कुल पक्षधर नहीं थे कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं रहना है। अगर वो सर आते हैं तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने हम पे अटैक करवाया है, हमारा यूट्यूब चैनल वो स्ट्राइक मरवा देते हैं। तो ये मैं नहीं जानता कि इन सब चीज़ों में कितनी क्या सच्चाई है, क्या है, लेकिन हम लोग का मुद्दा तो री एग्ज़ाम था। तो वो बार बार बोल रहे थे कि मैं चला जाऊंगा अगर वो सर आते हैं तो। और हम ये जान रहे थे कि सर जब आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट साथ में आएंगे। क्या करते हम लोग बताइए, आप लोग भी तो आंदोलन से जुड़े हैं। एक पल के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए कि नहीं,
जैसा कि हमें लग रहा है आपकी बातों से कि आप लोग जितने भी आंदोलन से जुड़े छात्र थे, बस इसको मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए और समर्थन ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन ज़्यादा, हाँ हासिल करने बिल्कुल के आपने लिए। सही बात को समझा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहते थे कि समर्थन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा हमारा और कोई उद्देश्य नहीं था। तो हम लोग ने दिलीप भाई को हाथ जोड़ के कहते रहा, ये बोले कि नहीं हम नहीं रुकेंगे। और मैं उस चीज़ को अच्छा या बुरा में नहीं मानता कि दिलीप भाई ने अच्छा किया या बुरा किया, उनका अपना व्यक्तिगत सिद्धांत है ना, और मेरे को उनसे कोई शिकायत नहीं। पर थोड़ा सा एक मलाल जो रह गया कि अगर वो रहते तो उनसे जुड़े जो जितने छात्र थे, उनसे जो भावनात्मक रूप से जुड़े थे, उनका भी सपोर्ट हमारा मिलता। तो ये चीज़ का एक मलाल रह गया, लेकिन मेरी उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि आपके आंदोलन में तरह तरह के पार्टी नेताओं का आगमन होते रहा है, और उनका कहना है कि जो विपक्ष के नेता, उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से कहा कि जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने इस आंदोलन को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया। तो इस पे क्या आपकी राय है? क्या आपका आंदोलन हाईजैक हो चुका था? हाँ, देखिए क्या है कि वो दिलीप भाई बहुत पहले से छात्र नेता हैं और उनके पास आंदोलन करने का अनुभव भी है। तो उनका ये कहना है कि अगर विपक्ष के नेता आपके मंच पर आकर बयान देते हैं और उस बयान से सत्ता पक्ष को लगता है कि इससे विपक्ष को अगर फ़ायदा हो रहा है, तो सत्ता पक्ष वो काम करने से पीछे हटती है। तो मुझे लगता है कि इस बात में सच्चाई है कुछ हद तक, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि अगर विपक्ष नहीं आएगा, हम लोग उतना दिन से कर रहे थे, विपक्ष कोई पार्टी नहीं आ रही थी, तो हम लोगों ने पहले ये समझे कि हम लोगों ने पहला मौका किसको दिया था। पहला मौका हम लोगों ने दिया सत्ता पक्ष को कि आप आइए सर, हमसे संवाद कीजिए। आयोग को मौका दिया था कि आप आइए संवाद आप लोग जहाँ तक हमें याद है, आप लोग सत्ता पक्ष से तरह तरह के नेताओं से मिलने के लिए गए थे। हाँ, ये तो दिलीप जायसवाल जी, उनसे वो जब बयान दिए कि हमसे मिलने नहीं कोई आया है, इस तरीके का बयान दिए थे, हम अगले सुबह उठते के साथ जैसे ही ये बयान आया उनका, हम लोग निकल गए। उनका आवाज़ भी नहीं पता था, ढूंढते ढूंढते जैसे तैसे करके 10 छात्र पहुंचे थे, और उसका न्यूज़ चैनल पे है भी, और वो उन्होंने बोला भी कि हम इसको इस तरीके से करते हैं। और तो सत्ता पक्ष से तो हम लोग लगातार मिल रहे थे। ये विजय सिन्हा जी, अब पहले मैं नाम किन्हीं का नहीं ले रहा था, पर अब आंदोलन कंप्लीट हो गया है, अब नाम लेना जरूरी है। ये मिलने के लिए बुलाए थे और अगले गेट पे हम लोग पहुंचे और ये पिछले गेट से निकल चुके थे, ये मिले भी नहीं हम लोग से। तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ भी ठहरिए, फिर सोचिए कि जब विपक्ष नहीं आता तो हमारे आंदोलन को वो जो एक एक्सेलरेशन मिलना था, वो एक्सेलरेशन नहीं मिलता। जो नेशनल मीडिया का जो कवरेज था वो नहीं मिलता। तो उनके आने से अगर कवरेज मिलता है और बातें पहुंचती है, उसके बाद भी हम लोग कह रहे थे कि सत्ता पक्ष के कोई नेता आ जाएं और हमारी बातों को यहाँ आके सुन ले और कह दे कि हाँ आपकी मांग जायज़ है, समझ के, ऐसे नहीं कि आपकी मांग जायज़ है और हम नीतीश कुमार जी के पास आपकी बात पहुँचाते हैं और इस पे हम लोग एक्शन लेते हैं। हम लोग वहाँ पे उनको कंधे से उठा के उनका जयकारा लगा के जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं सब? कैसे आंदोलन हम लोग का कमज़ोर होता? सबके आने से तो आंदोलन हमारा मजबूत हुआ था, और जब हमारा आंदोलन ढीला पड़ रहा था तो तब विपक्ष से कोई न कोई आके आंदोलन एक्सेलरेट हो रहा था। तो हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मत होता है, तो उनका वैसा मत था, पर हम लोग उस समय वहाँ पे ग्राउंड पे थे और हम लोग को जो सही लग रहा था री एग्ज़ाम के लिए, ऐसा नहीं कि हम लोग हर समय सही होंगे, पर जो सही लग रहा था डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग निर्णय ले रहे थे। ये नहीं हुआ कि 2 आदमी 5 छात्र निर्णय ले रहा था। लगातार वहाँ गर्दनी बाग में मीटिंग होता था, वोटिंग होता था, सब आपस में डिस्कशन करते थे। लेकिन उनके तरफ से ये भी आरोप लगा है, खास करके उन्होंने कुछ पार्टियों को चिन्हित किया है। वो तो खुलकर नहीं बोले, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया है, उन्होंने खास करके प्रशांत किशोर की पार्टी को बोला है। जब मैंने उनका वीडियो देखा तो उन्होंने बोले कि कुछ छात्र अगल बगल हमेशा बैठते थे, कभी उधर कभी उधर। तो खास करके आप लोग पर, जो अनशन पे बैठे हुए थे छात्र, उन पे उनका आरोप है कि वह पार्टियों के साथ इसलिए सहयोग ले रहे थे कि उनका इच्छा है कि वह बाद में जाकर टिकट मिल सके, चुनाव लड़ सके।
इस आरोप पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ। ये दिलीप सर के द्वारा लगाया गया ये आरोप है। बहुत अच्छा सवाल है। उस समय भी क्या हुआ कि हम लोग का आंदोलन जब एकदम डाउनफॉल, देखिए क्या होता है कि जब आप बाहर से चीज़ों को देखते हैं तो आपको बहुत अलग तरीके से दिखाई देती है। वाकई जब आप ग्राउंड पे वर्क कर रहे होते हैं तो आप चीज़ों को बिल्कुल अलग तरीके से देख रहे होते हैं। उस समय हमारे पास संसाधन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, आंदोलन एकदम स्थिर पड़ गया। उस समय प्रशांत किशोर जी की एंट्री होती है और आंदोलन को बहुत ज़्यादा एक्सलेशन मिला। हाँ, ये एक पल के लिए लगता है हम लोग को कि शायद हम लोग को शेखपुरा हाउस जाके मीटिंग नहीं करना था, क्योंकि जब सारी विपक्ष पार्टियां आ रही थी तो उनको भी हमारे गर्दनी बाग में ही आना चाहिए था। पर उन्होंने हम लोग को प्रस्ताव दिया कि नहीं, आप लोग को यहाँ आना होगा, यहीं आइए। हम लोग एकदम थके हारे, निराश, कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या करते हैं हम लोग। वहाँ पे लाइट का व्यवस्था भी नहीं था, वो वहाँ पे प्रशांत किशोर जी जनरेटर दिए, लगातार खाने का व्यवस्था करवा रहे थे, और कुछ विवाद भी हुआ था, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन लगातार ये सारा व्यवस्था उनके द्वारा किया जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, शेखपुरा हाउस में यहाँ पे मीटिंग होगा, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो हम लोग चले गए। क्या करते हम लोग कि चलो इसके कारण फिर से आंदोलन को एक्सलेशन मिलेगा। बस हमेशा वही था कि मुद्दा ये खत्म नहीं होना चाहिए। री एग्ज़ाम का मुद्दा एन केन प्राकेन जो व्यक्ति उठाता हो, कैसा भी व्यक्ति उठाए, अगर वो हमारा समर्थन करता है तो हम लोग उनका समर्थन लेंगे, चाहे जैसे हो। क्या करते हैं हम लोग। और रही बात, ये एक सवाल उसमें और इंक्लूड था कि हम लोग चाह रहे थे कि नेता बनने का, और उनके तरफ से ऐसा ऑफ़र आया है ना। तो ये मैं अपना व्यक्तिगत तौर पे बता दूं कि वैसा कोई ऑफ़र नहीं आया है, अगर आप लोग को भरोसा हो तो। और ये छिपाने वाली बात या छिपने वाली बात तो है नहीं। अगर ऐसा ऑफ़र आएगा तो ये विधानसभा चुनाव में दिख जाएगा, और इतना आसान थोड़ी होता है। ये आंदोलन एक अलग चीज़ होता है और इलेक्शन लड़ना बिल्कुल अलग चीज़ होता है। एक पल के लिए सच बताऊं तो जब मैं आंदोलन में था तो एक पल के लिए मेरे विचार में आया, जब सिस्टम को मैं देखा उतने नज़दीक से, तो एक पल के लिए विचार में आया कि मैं भी चुनाव लड़ूं और सत्य के लिए लड़ूं। इस तरीके के ख्याल आए, चाहे जो पार्टी सपोर्ट कर दे उन पार्टी का टिकट लेके लड़ लूं। एक पल के लिए ख्याल आता है, इंसान है, बिल्कुल आता है। पर जब मैं गहन से इस बात का जब विश्लेषण किया तो मैं सोचता हूं कि ये पॉलिटिशियन बनना, एक नेता बनना बहुत कठिन कार्य है, आसान नहीं है। ये बहुत त्याग मांगता है, बहुत बलिदान मांगता है। मैं अभी 5 साल दे दूं मेहनत करके, और उसके बाद भी अगले 5 साल अगर नहीं जीतता हूं, सोचिए एक पल के लिए चुनाव, तो क्या होगा मेरा कैरियर का क्या होगा, मेरा जो भी परिवार कैसे चलेगा, मेरा खर्च कहाँ से आएगा। तो इन सब चीज़ों का जब मैंने विश्लेषण किया तो मैं पाया कि मैं अभी उसके लिए मैं मैच्योर नहीं हूँ, मैं अभी उसके लिए उतना तैयार नहीं हूँ। तो दिमाग से उसी मतलब ये शायद एक दिन का बात होगा, एक दिन में आया, शाम तक ये दिमाग से निकल भी गया था। तो ये कोई बात नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जा रहा हूँ, कहीं चुनाव लड़ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं लड़ रहा। स्पष्ट कर देता हूँ, बिल्कुल नहीं लड़ रहा, क्योंकि वो बहुत त्याग और बलिदान का चीज़ है। अभी उस लेवल पे नहीं हूँ, क्योंकि जब नेता बनना है तो एक वैसा नेता बनते जिसका समाज में उपमा दिया जाता, इस तरीके के नहीं कि मतलब बस नेता बन गए। वो बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। आप लोग के तरफ से सर की तरफ से ये जो वीडियो के माध्यम से जो अभी सवाल उठाए हमने आपसे पूछा, उसमें से एक सवाल ये भी था कि आप लोग और आपके माध्यम से जो सर लोग जुड़े हुए थे, कई कोचिंग संस्था, बड़े बड़े दिग्गज संस्था, ऑनलाइन संस्थाएं जो जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने कई तरह के सबूत की बात की, कई तरह के सबूत कि हमारे पास सबूत है। तो क्या आप लोग ने जो कोर्ट का जो निर्णय रहा, तो क्या आप लोगों ने कोर्ट के सामने वो सबूत पेश नहीं किया? और उन्होंने कहा अपने माध्यम से कि उनके पास भी सबूत आना चाहिए था कि क्या सबूत है। तो इन सबूत के बारे में बताइए कि किस प्रकार के सबूत थे, और क्या आप लोगों ने कोर्ट में इसको रखा या नहीं रखा, सर ने रखा या नहीं रखा? देखिए, वो सर हैं, सर ने बोला कि उनके पास कुछ सबूत है, बहुत सारे सबूत है, और री एग्ज़ाम तो 2 मिनट में हो जाएगा, इस तरीके का बयान सर की तरफ से भी आया था।
और हम लोग भी इसके लिए आसान्वित हुए थे कि सर के पास आई थिंक कोई पुख्ता सबूत है, पर मुझे तो नहीं लगता कि सर की तरफ से वैसा कोई सबूत दे पाया गया था। हाँ, लास्ट एक दिन इफ्तार पार्टी के दिन सर आए थे तो कुछ नाम और कुछ रोल नंबर दिए थे, पर वो जिस सबूत की बात कर रहे थे कि वो ट्रेजरी वाला गया और नवादा के ट्रेजरी में कुछ क्वेश्चन गायब थे, तो वो मुद्दा तो डिस्कशन में भी नहीं आया हाई कोर्ट में। तो इस पे मीडिया को और सबको सर से जाके ज़रूर ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि हम लोग को देखिए, हम लोग को इससे मतलब है नहीं, हम लोग को मतलब था री एग्ज़ाम से। तो बिल्कुल सर से जाके ये सवाल पूछना चाहिए कि सर आपके सबूतों का क्या हुआ, या क्या वो सबूत कमज़ोर थे, क्या थे, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। जो सच है वो बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। लेकिन जब ये सब सारी बातें कोर्ट में चल रही थी सबूत के तौर पर, तो कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि काफ़ी कमज़ोर पक्ष रहा है आप लोग का, और कुछ कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि ये जो सिर्फ आंदोलन है कोचिंग संचालकों के द्वारा चलाया गया आंदोलन है, उनके द्वारा भड़काया गया आंदोलन है। तो क्या ये कोर्ट का जो आदेश आया या जो वक्तव्य आया है वो सही है? देखिए, ये तो मतलब कोर्ट की तरफ से बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया, और सारे न्यूज़पेपर में अगले दिन देखता हूँ तो यही छपा, प्रमुखता से यही छपा कि ये आंदोलन कोचिंग संचालकों का आंदोलन था। ये तब तो आप कह दीजिए कि ये आंदोलन विपक्षी पार्टी का आंदोलन था, क्योंकि हमसे तो विपक्षी पार्टी भी जुड़े हुए थे। मैं आंदोलन के पहले दिन से जुड़ा हूँ, मैं बताता हूँ कि ये पूरी तरीके से विशुद्ध आंदोलन था। अब रही बात कोचिंग संचालक का, तो ये स्वाभाविक है कि उनका हित हमसे जुड़ा हुआ है। एक आप खुद को कोचिंग संचालक मानिए, जो हमारे सारे दोस्त हैं जो देख रहे हैं, आप खुद को कोचिंग संचालक मानिए और खुद को सोचिए कि छात्र आपके पास आ रहे हैं आपको ये कहने के लिए कि सर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपका समर्थन चाहते हैं, आप अपना कोचिंग बंद कीजिए, अपने छात्रों को भेजिए और मोरल सपोर्ट के लिए खुद वहाँ उपस्थित होइए। और एक टीचर के रूप में सोचिए कि अगर आप निर्णय ये लेते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तो छात्र आपके बारे में क्या सोचेंगे कि आप हमसे पैसा कमाते हैं। जब हमें आपकी ज़रूरत है तो आप नहीं आ रहे हैं। यही मामला दिल्ली में हुआ था, याद होगा सबको। दिल्ली में जो बाढ़ के कारण जो हमारे 2 छात्र का दुखदपूर्ण मृत्यु हुआ, एक करंट लगने से भी एक छात्र मरा, वहाँ पे जब आंदोलन हो रहा था उसमें दिल्ली के जो सबसे फेमस जो कोचिंग है, उनके जो सबसे फेमस टीचर हैं वो वहाँ नहीं गए थे। उस समय देखिएगा कि क्या रिएक्शन आया था। अगर आंदोलन के लिए एक्टिव होंगे, देख रहे होंगे, मैं क्योंकि मैं पटना में था तो मैं भी देख रहा था मोबाइल में। लगातार लोग उनको ट्रोल कर रहे थे, लगातार उन पे लोग सवाल उठा रहे थे कि सर आप सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, आपको मीठा मीठा बोलने आता है, जब हमें आपकी ज़रूरत है तो आप नहीं आ रहे हैं। तो कोचिंग संचालक वो तो दो राहे पे खड़े हैं ना। अगर आ गए तो ये बयान हो गया कि आप हैं नहीं, अगर आ जाते तो कह रहे हैं कि कोचिंग संचालक भड़का रहा है। और कोर्ट का इतना गैर जिम्मेदार बयान आया, बिल्कुल शर्मिंदगी भरा बयान है, बिल्कुल गलत बयान है, बिल्कुल बेसलेस बयान है। इस पर कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहे, जो लगाना है लगाए, बिल्कुल बेसलेस बयान है ये। आप क्या मजाक बना दिए कि आंदोलन इतना जी जान हम लोग लगा दिए, भूखे प्यासे रह गए, कम से कम क्रेडिट तो हम लोग को दे देते कि नहीं ये आंदोलन छात्रों का था। कह रहे कोचिंग संचालक भड़काया, और ये क्या 10th का बच्चा था, सब वहाँ पे सबका दाढ़ी पका हुआ है, देखिए तो बाल उड़ा हुआ है, और कोई आएगा 2 बात बोल देगा और भड़का के चला जाएगा हम लोग को। सब बीपीएससी का छात्र है, सब इन्हीं छात्रों में से कल सारा आपका स्टेट चलाने वाला है। आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो कोचिंग संचालक मजबूर है, एक पल के लिए सोच के देखिए उनके बारे में, वो मजबूर है। दिलीप जी के वीडियो से एक अंतिम सवाल है आपसे, क्योंकि आपने हर एक सवाल के बेबाकी से अंदाज से जवाब दिया है। उनका एक आरोपों में से एक आखिरी आरोप ये भी है कि एक गुरु हैं, फेमस गुरु हैं, उन्होंने आप लोग को पैसे भी बांटे। ये काफ़ी गंभीर आरोप है और हम जानना चाहेंगे इसके पीछे क्या सच्चाई है। ये मैं
फिर से बोल रहा हूँ कि मैं दिलीप भाई का बहुत सम्मान करता हूँ और काफ़ी इंटेलेक्चुअल मानता हूँ उनको, कि वो अपने बातों को बहुत तथ्यपूर्वक रखते हैं। तो इस बात में अगर उनको सच्चाई लगता है, अगर उनके पास प्रूफ है ऐसा, तो बिल्कुल प्रूफ के साथ ये बात करें। जैसे दिलीप भाई खुद बोल रहे हैं कि जो सर हैं वो ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं, कोई प्रूफ दिए नहीं। तो इस बात पे ये बहुत संगीन आरोप है। इससे आंदोलन का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आंदोलन की पवित्रता पे आँच आती है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ दिलीप भाई, सच में सम्मान करता हूँ, क्योंकि आपको बहुत पहले से आंदोलन करते देख रहा हूँ और आपके बलबूते पे सारे छात्र आगे बढ़ते थे, आप आगे बढ़ते थे और पीछे से सब रहते थे। अगर वाकई आपके पास इस बात का सबूत है, क्योंकि एक पैसा मेरे पास तो नहीं आया है, एक भी पैसा, लेकिन अगर आपके पास सबूत है तो आप बिल्कुल रखना चाहिए आपको। पर अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप एक सीनियर लीडर आप कल बनिएगा, कल आप हो सकता है बिहार राज्य का नेतृत्व भी कीजिएगा। तो आई थिंक इस तरीके के हल्के बयानों से आपको बचना चाहिए। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, मैं सलाह देने लायक नहीं हूँ शायद आपको, पर ये बहुत हल्का बयान है, इस तरीके का बयान कि पैसा लिया। तो अगर आपके पास प्रूफ है दिलीप भाई तो आप बिल्कुल दीजिए। और जैसा कि मैं आपका पिछले इंटरव्यू का वीडियो देख रहा था, उस पर कई कमेंट भी आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं। उसमें से एक आरोप चुनकर हम आपसे सवाल भी लेना चाहेंगे। उसमें एक आरोप है कि सत्याग्रह से जुड़े जितने भी आप लोग सत्याग्रही थे, उन्होंने अपना व्यक्तिगत यूट्यूब बना लिया और फेमस होने का मौका ढूंढे। तो इस पे क्या है, आप लोग फेमस होने के लिए जुड़े या फिर सही में छात्रों के लिए जुड़े, और आगे आप लोग का क्या नीति रहेगा? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। पहली बात तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं तो अपना दायित्व लूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ उस बात का। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये पिछले 6-7 सालों से है, और उस पर मैं बीएससी जो बैचलर जो डिग्री करते हैं फिजिक्स का, मैं उनको पढ़ाता हूँ उस पर। मैं जो क्लास 11-12 के जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं मैं उनको पढ़ाता हूँ उस पर, जो नीट पढ़ने वाले हैं फिजिक्स उनको पढ़ाता हूँ।